प्रणाम दोस्तों। अभी 9 बजे मैं आप लोगों के बीच आज जो आया तो बात हम करने आए हैं कि कोरोना काल में जो कुछ भी हो रहा है तो दो तरीके के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो कोरोना को एक प्रॉब्लम मानते हैं, एक बीमारी मानते हैं और सरकार जो कह रही है उसको सही मानते हैं। लेकिन दूसरे वो लोग हैं जो इसको साजिश मानते हैं, इसको कंस्पिरेसी मानते हैं, इसको दूसरे कुछ लोगों के द्वारा हम लोगों को गुलाम बनाने की साजिश मानते हैं, जिसमें मैं भी हूं। तो ये दो जो विचार हैं, ये विचार बहुत आपस में लड़ने वाले विचार हैं, ये हमारे देश को तोड़ने वाले विचार हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम ऐसा करें कि आज का ये जो विषय है ये इन दोनों विचारों के लिए भी है और साथ साथ दोनों विचारों के लिए ही उनके जवाब लेके आने वाला है। ये एक इतनी बड़ी समस्या का समाधान है कि जिसको अगर आज हमने सही से नहीं समझा तो आगे हम और हमारा देश और ये दुनिया किस दिशा में जाएगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। तो थोड़ा सा कुछ बात कर लेते हैं। पहली बात ये कर लेते हैं कि अगर ये विचार है, केवल एक विचार है कि ये कंस्पिरेसी है और मैं इस समय अपनी बात को जो कहूंगा वो कंस्पिरेसी को मान के ही कहूंगा, लेकिन उत्तर उनको भी मिलेगा जो लोग इसको कंस्पिरेसी नहीं मानते। तो मैं इसको कंस्पिरेसी मान के अगर कहूं तो सभी मित्र सुने कि कंस्पिरेसी जो लोग भी इसको मानते हैं और जो नहीं मानते हैं उन लोगों को ये जानना चाहिए कि अगर ये वाकई में एक साजिश है तो इस साजिश के लिए हम क्या कर सकते हैं। इस साजिश में दो वर्ग शामिल हैं। पहला वर्ग जो इसका शिकार हो रहा है, जो कुछ नहीं कर पा रहा, और दूसरा वर्ग वो है जो देश हित के नाम पे, एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे सरकारें जो कह रही हैं वो सही है, कोरोना जो है वो वास्तव में एक बीमारी है, इस तरीके की बातों के तहत जो इसको शोषण की व्यवस्था में सहयोग कर रहे हैं। तो ये दो तरीके के लोग हैं, एक जो शोषित हो रहे हैं और एक जो शोषित करने में सहयोग कर रहे हैं अनजाने रूप से। ये बहुत बड़ा एक चिंतन का विषय है। जैसे हमारे आईएएस पीसीएस हैं, ये जो भी सरकार कह रही है उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, अच्छे लिए कर रहे हैं, हमारे हित के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसके परिणाम अगर कल को बुरे आए तो कौन क्या करेगा। पिछले साल जब मैंने इस मुद्दे को उठाना शुरू किया था तो आप विश्वास मानिए कि मैंने बहुत गालियां खाई, लेकिन मैं अपनी बात कहता रहा। इस साल लोग उसको समझ रहे हैं, कह भी रहे हैं अपने तरीके से, तो अब कहने वालों की संख्या भी बढ़ी। पिछले साल शायद 7 या 8 लोग इस पूरे हिंदुस्तान में ऐसे थे जो बोल रहे थे, जो इस साजिश को समझ के बोल रहे थे। बाकी सारे लोग उनको गालियां देने में लगे हुए थे, थोड़े से लोग उनको सुनते थे, कुछ लोग बस लाइक करने का काम करते थे, शेयर करने का काम करते थे, खुद बोलने की हिम्मत नहीं करते। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो इसको साजिश मानते हैं, समझ गए हैं, बहुत बहुत बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन खुद का चेहरा लाके नहीं बोलते, शेयर करते हैं पोस्टें। वो सोचते हैं शेयर करने से काम हो जाएगा, लेकिन वो अपनी शेयर की कभी लाइकिंग देखेंगे, वो जो शेयर करते हैं उसमें नीचे 1 या 2 या 3 इस तरीके की केवल लाइकें होती, तो समझ जाएं शेयर की पॉलिसी फेसबुक ने ऐसी कर दी है कि शेयर से बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा, बहुत थोड़ा सा लाभ मिलता है। तो अगर हमें खुल के आना है तो उसके लिए कुछ बातों का ध्यान में रखना जरूरी है। पहली बात यह है कि एक तरफ वो लोग हैं जो मेरे जैसे यूट्यूबर्स की बात मान के इसको समस्या मान सकते हैं, या मेरे जैसे यूट्यूबर्स को बेकार मान के गाली देके साइड में हट सकते हैं और कोरोना को बीमारी मान सकते हैं। ये दो तरीके के लोग हैं। फिर एक दूसरे तरीके के लोग हैं जिसमें पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, जो अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं वो बिल्कुल वही चीजें मानते हैं जिसको कागज पे लिख दिया जाता है, जिसको किसी किताब में लिखा गया होता है, जिस पे पीछे सरकारी मोहर होती है।
क्योंकि उनका शिक्षा का लेवल, उनकी पढ़ाई का ढंग, वो बिल्कुल वही बात को मानने को राजी होता है जो उन्होंने किताबों में देखा। लेकिन ये दो तरीके के लोगों को आप अगर आपस में बिठा दें तो ये आपस में बैठ के एक दूसरे का विरोध करके सिर्फ एक तमाशाबाजी होकर रह जाती है और रियल में कोई क्रांति नहीं हो पाती। किसी भी क्रांति की शुरुआत वैचारिक क्रांति से होती है, लेकिन वैचारिक क्रांति में सबसे ज्यादा रुकावट होती है किसी भी विचार के विरोध का विचार, ये रुकावट होती है। मैं कई बार ये कहता रहा हूं कि ये दानव, ये साजिश का दानव इतना बड़ा है कि हम उसके पैरों के नाखून के नीचे खड़े हुए हैं और हम इसको पूरा देखने की कोशिश करते हैं तो नहीं देख पाते। मैं वायरस पे जब पोस्ट डालता हूं तो कुछ लोग आ जाते हैं कि ये देशभक्त नहीं है। मैं जब देशभक्ति पे पोस्ट डालता हूं तो लोग आ जाते हैं कि ये कोरोना जैसी बीमारी को नहीं समझ रहे। जब कोरोना जैसी बीमारी पे पोस्ट डालता हूं, उसको बताता हूं, तो लोग कहते हैं अभी तुम्हें नहीं हुआ इसलिए तुम ये बातें कर रहे। फिर मैं जब बताता हूं कि ये बैंकिंग सिस्टम के कारण है, तो लोग कहते हैं ये देखो एक नई बात बोलने आ गए फोकट में। तो हर विचार एक विचार से टकरा के समाप्त हो रहा है और ये समस्या है। पिछले साल तक समस्या ये थी कि बहुत सारे लोग हमें चाहिए थे जो इस विचार को समझना शुरू करें। आज बहुत से लोग हैं जो इस विचार को समझ गए हैं, लेकिन उनके सामने समस्या ये आ रही है कि वो जब अपने निकट के लोगों को समझाते हैं तो इतने क्वेश्चन अराइज होते हैं कि उसके आंसर देना मुश्किल हो जाते हैं। अब इतनी बड़ी पोस्ट कौन लिखे कि जिसमें ए से लेके जेड तक आंसर दिए जा सके? कौन लिखेगा पोस्ट? इतना लंबा वीडियो बोल भी सकता हूं मैं, 30, 35, 40 घंटे लगेंगे। मैं इतना लंबा वीडियो बोल सकता हूं जिसमें एक एक प्रश्न के उत्तर दिए जा सकें, लेकिन कौन देखेगा वो वीडियो? क्योंकि सबके क्वेश्चन एक जैसे नहीं होते। किसी को बात समझ में आ गई कि ये 5G का मैटर है, लेकिन उसको कोरोना वायरस फिर ऐसा क्यों कर रहा वो समझ में नहीं आ रहा। किसी को समझ में आ गया कि मास्क लगाने से कुछ नहीं होता, लेकिन फिर अमेरिका में क्यों लगवा रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अमेरिका उनके लिए ऐसा है कि वो देवता है, वो जो करेगा वही ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन के आंसर्स नहीं दिए जा सकते किसी एक प्लेटफॉर्म पे, कम से कम फेसबुक पे, यूट्यूब पे वीडियो के माध्यम से इसको देना संभव नहीं। कोई एक लेख लिख के भी इसको समझाना संभव नहीं। तो कल एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका मुझे फोन आया। वो मुझसे कहने लगे कि स्वामी जी की मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं इसमें। तो मैंने कहा इसमें संगठन बनाने की जरूरत नहीं। कई बार लोग सोच रहे होंगे वीडियो को देखते हुए कि मैं अब संगठन बनाने की बात करूंगा। नहीं, संगठन कुछ नहीं होगा। तो मैंने उनसे भी कहा कि आप मेरे लिए कुछ मत करिए, क्योंकि कुछ करने से कुछ होगा नहीं। सिचुएशन ऐसी है कि एक बहुत बड़ी फौज हमारे देश पे हमला करने आ रही है और 10, 12, 15 लोगों को यह पता लग गया है कि देश पे हमला होने जा रहा है। 10, 12, 15, 20 लोग, 100 लोग पता लग गया है कि हमला होने जा रहा है। बाकियों को नहीं पता है कि हमला होने जा रहा है। अब ये 100-200 लोग फौज बनाने के लिए क्या करेंगे? फौज से लड़ने के लिए फौज बनानी, क्या करेंगे? तो ऐसे में फौज नहीं बनाई जा सकती। तो फिर वो मुझे से कहने लगे क्या हो सकता है। मैंने कहा पिछले साल जब मैं बोल रहा था तो मुझे जब गाली पड़ रही थी उसके बावजूद भी मैं बोल रहा था, तो मैं ये जानता था कि फौज नहीं बनाई जा सकती है। लेकिन अगर ये 10-12 लोगों को पता लगे कि फौज जिस रास्ते से आ रही है उस रास्ते पे मधुमक्खी के छत्ते हैं, अगर मधुमक्खी के छत्तों को ईंटें मारे जा सके जो 10-12 लोग भी मार सकते हैं, तो मधुमक्खी के छत्ते फौज को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि पिछले साल मैं मधुमक्खी के छत्ते पे ईंटें मार रहा था, उनमें से बहुत सी मधुमक्खियां मुझे भी काट रही थी, लेकिन मैं मारता रहा। आज एक बड़ी संख्या हो गई है
जो इस चीज को तैयार है कि हम भी मधुमक्खी के छत्ते में ईंटा मारेंगे आके। लेकिन 10-12 लोग पर्याप्त हैं मधुमक्खी के छत्ते में ईंटा मारने के लिए। सब लोग अगर ईंटा मारेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो फिर उनसे बात होते होते, क्योंकि वो वरिष्ठ थे, बुद्धिमान भी थे, उम्र भी उनकी थी, उन्होंने एक बात कही, कहने के कि स्वामी जी आप जो काम कर रहे हैं अच्छा है, लेकिन इसके साथ एक काम और प्लस किया जाना चाहिए। मैंने कहा बताएं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पब्लिक है, ये जो आम जनता है, इसमें तो गुस्सा है, मास्क भी उतार के फेंक रही है, सैनिटाइज भी नहीं कर रही है, सरकार के कहे गए नियम बहुत से मानने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन आज मास्क भी इसलिए लगा रहा है कि पर्ची ना कट जाए। जैसे हेलमेट हम इसलिए लगाते हैं अपनी सुरक्षा के लिए नहीं लगाते, हम पर्ची कटने के डर से ज्यादा लगाते हैं। तो ये उन्होंने कहा समस्या है, लेकिन इन सबको ये लगाने के लिए मजबूर जो कर रहा है वो प्रशासन कर रहा है। तो यदि प्रशासनिक अमले को समझाया जा सके, यदि आईएएस पीसीएस इन लोगों को समझाया जा सके, किसी तरीके से उनको ये बताया जा सके कि देखो भाई ये साजिश है और इसमें आप भी शिकार बनोगे। भले आप सोच रहे हो कि आज नहीं बनोगे, आज आप सोच रहे हो आपने बहुत धन इकट्ठा कर लिया है, नहीं बनोगे, लेकिन हम बताएंगे आपको कि आप भी बनोगे। कैसे बनोगे शिकार, इसकी बात करेंगे किसी दिन। तो वो कहने लगे कि हम चाहते हैं कि इन लोगों को जो है हम रिटर्न में कुछ भेजें, इनको कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजें। कहां तक भेजेंगे? और फिर क्वेश्चन उनके भी हैं। तो मैंने उनसे कहा कि इससे बात बनेगी नहीं, थोड़ा सा और सोचते हैं। फिर मैं आज उनसे बात किया तो मैंने कहा कि अगर हमें उन तक बात भेजनी है तो उसके लिए हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म, एक पेज जो कि हटा दिया जाएगा फेसबुक से, एक वीडियो जो कि हटा दिया जाएगा यूट्यूब से। तो मैंने कहा एक ऐसा करते हैं, कुछ चीजें हैं जो नहीं हटाई जाएंगी, जैसे मैं अभी वीडियो बोल रहा हूं, इसे बहुत नहीं हटाया जाएगा, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबसे कह रहा हूं कि आप सब प्रश्न भेजिए। एक एफएक्यू तैयार करना पड़ेगा कि आपके प्रश्न क्या हैं। आपके 5G से रिलेटेड प्रश्न हैं, आपके रेडिएशन से संबंधित प्रश्न हैं, आपके साजिशकर्ता कौन है उससे संबंधित प्रश्न है तो भेजिए। बैंकिंग सिस्टम इसमें कैसे शामिल है वो जानना चाहते हैं तो भेजिए। इसमें प्रशासन अमला क्यों लगा हुआ है, कौन सी मजबूरियों से लोग लग जाते हैं, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को क्या लालच है जो ये लगे हुए हैं। तो जो भी आपको प्रश्न है उनका एक एफएक्यू तैयार करना पड़ेगा। और ये प्रश्न हजारों हो सकते हैं, ये प्रश्न हजारों हो सकते हैं, इसका एक एफएक्यू तैयार करना पड़ेगा। फिर उसके बाद उस एफएक्यू के तहत जो भी उनके क्वेश्चंस हैं उसके सिस्टमेटिक ढंग से रिटर्न में एक लिख के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी जानकारियां हैं, उसके संबंधित लीगलिटीज हैं, उन सारी बातों को इकट्ठा करके उस प्रश्न के नीचे डाला जा सकता है। और ये एफएक्यू बनाया जा सकता है। इस एफएक्यू को एडमिनिस्ट्रेशन को भी भेजा जा सकता है। जो लोग अपने पड़ोसियों को नहीं समझा पा रहे हैं उनको वो ये एफएक्यू भेज सकते हैं। इस एफएक्यू को एक बहुत सिस्टमेटिक ढंग से बनाया जा सकता है, वेबसाइट के रूप में भी तैयार किया जा सकता है। ये इनलीगल भी नहीं है कि लोगों के क्वेश्चन हैं उनके जवाब दे रहे हैं, हम भटका नहीं रहे। काफी सारी चीजें हैं इस पे। आप लोग हमें वो मत बताइएगा इसमें ये भी शामिल कर लीजिए, इसमें ये भी शामिल कर लीजिए। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना चाहता हूं कि जितने हो सके, जितना हो सके आप बस प्रश्न बताइए। आप सिर्फ प्रश्न बताइए, आपका प्रश्न क्या है। ऐसा नहीं है कि आप प्रश्न बताएंगे हम तुरंत आपको फोन पे बात करके उसका उत्तर बताएंगे, नहीं। आपके प्रश्न हम इकट्ठे करेंगे। इसे इकट्ठे करने के बाद एक अच्छी टीम पूरे इस पे काम करेगी और उसके आंसर्स इकट्ठे करेगी। हो सकता है इसमें महीना भर लग जाए, हो सकता है इसमें 2 महीने लग जाए। कई बार लोग कहेंगे लोग फिर 2 महीने बाद क्या होगा। अरे ये जो साजिश है ना, इसमें आप 10, 15, 20 साल बाद बहुत भयंकर तरीके से बर्बाद होने जा रही है दुनिया। तो इसलिए जल्दबाजी नहीं है, थोड़ा सा तो पेशेंस रखो। जैसे पिछले साल गालियां खाने का हमने पेशेंस रखा, तो इस साल लोग पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं इस बात को।
इस साल मैं जो बातें कह रहा हूं इसकी आगे जरूरतें पड़ेंगी, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है। अभी तो उन्होंने जो जो अपनी गाड़ी स्टार्ट की थी उसको हल्का सा एक्सीलेटर दिया, अभी तो स्पीड भी नहीं पकड़ी। तो ये सारी चीजें होने वाली। तो हमें आप लोगों से सिर्फ एक सहयोग चाहिए कि आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन हमें भेजें। इसे भेजने के लिए हम आपको एक नंबर दे देते हैं, उस नंबर पे आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। वो नंबर है 9891333875। फिर सुन लें, 9891333875। इस नंबर को ऊपर जो है वो इस पोस्ट पे डाल भी दिया जाएगा। तो इस नंबर पे आप जितना हो सके उतना ज्यादा आप क्वेश्चन भेजिए। उस क्वेश्चन को कुछ लोग ये समझते हो कि उनके पास किन्हीं चीजों के जवाब हैं, तो आगे चल के ये जो क्वेश्चन आएंगे इन क्वेश्चनों को हम फिर एक बार लोगों के बीच डालेंगे कि उन क्वेश्चनों के जो रियल उत्तर किसी के पास हो, क्योंकि हो सकता है कुछ उत्तर हमारी टीम के पास ना हो, तो आप लोग दीजिए। उनमें से जो जस्टिफाइड होंगे, जो लीगल होंगे, जिनके डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो बातें प्रूव करती हुई होंगी, उनको उस एफएक्यू के आंसर के रूप में जो है हम इकट्ठा करके और फिर एक अभियान चलाएंगे कि देश के एक एक व्यक्ति के पास, देश के एक एक आदमी के पास, दुनिया में कोई भी हो तो उसको हम इसको पढ़ाएं, उनसे बात करें। लॉकडाउन है, खाली हो, पढ़ सकते हो। और तुम क्या समझते हो लॉकडाउन इस बार लगा, अगली बार नहीं लगेगा, फिर लगेगा। कुछ लोग कहेंगे 2 महीने बाद लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, 8 महीने बाद फिर आएगा, 10 महीने बाद फिर आएगा, तब पढ़ लेना। जल्दी क्या है? जिन लोगों ने साजिश की है उन्होंने 200, 250, 300, 350 साल लगा दिए। तुम 2-3 साल लगाओ, जल्दी कुछ नहीं है। लेकिन इसके मुझे क्वेश्चन चाहिए। आप में से जितने भी लोग इस विषय को गंभीर मानते हो, उन्हें मैक्सिमम क्वेश्चन, बड़े बड़े अजीब से क्वेश्चन, बड़े अजीब से क्वेश्चन आते। सर आपको कैसे पता? आपको साजिशकर्ताओं ने कब बताया? हम इसका उत्तर भी देंगे और बिल्कुल सही उत्तर देंगे, लेकिन अभी नहीं देंगे। तो बड़े अजीब से उत्तर आते हैं। तो वो सारे प्रश्नों के, चाहे वो मूर्ख प्रश्न हो, चाहे वो विद्वानों के प्रश्न हो, हम सबको श्रेणी में रखेंगे और ऐसा शॉर्ट प्रोसेस बनाएंगे कि आप सिर्फ अपना क्वेश्चन डालिए और आपको उसका उत्तर खुल जाएगा। ऐसा एक प्रोग्राम तैयार किया जा सकता है। तो इसके लिए कुछ लोग ऑलरेडी लग गए हैं, कुछ लोगों को लगने की जरूरत है। तो इससे पहले कि हम वैचारिक क्रांति, किसी क्रांति की शुरुआत होती है ऐसा कह के दिल को तसल्ली दें, हमें यह मानना पड़ेगा कि विचारों को भी मजबूत करना पड़ेगा। लोग मुझे क्यों गालियां देते हैं? इसीलिए देते हैं क्योंकि एक वीडियो में मैं एक प्रश्न बोलता हूं तो उनके कोई और भी आ जाते हैं प्रश्न, गालियां। अरे कुछ नहीं तो लोगों को ये भी एक प्रश्न है, आप सन्यासी हो के इसमें क्यों लगे हुए हैं? ये भी प्रश्न है। तो भाई कृष्ण जैसा व्यक्ति लग गया, आप गुरु गोविंद सिंह भी युद्ध किए, चाणक्य जैसा व्यक्ति इस देश की रक्षा के लिए आगे आया। हमारे फर्ज है। आप क्वेश्चन आप जितने करना चाहें कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आप व्यक्तिगत मुझसे नहीं कर रहे हैं, ये आपकी जिज्ञासा है। आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा, ऑक्सीजन क्यों नहीं दी जा रही, ये सब खेल क्या चल रहा है, लोगों के लीवर क्यों जो है वो बस्ट हो रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं सांस लेने में, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। 5G क्या करती है? मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। आप ये मत समझना एक क्वेश्चन एक ने लिख दिया अब आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन तब भी रहेगा। आप ये सोच के देखो कि जिसका आंसर मिल गया उसके बाद भी आपके अंदर एक क्वेश्चन है, वो भी पूछो। फिर उसका आंसर मिल जाएगा, फिर कौन सा क्वेश्चन उठेगा वो भी पूछो। जिस तरीके से परमात्मा अज्ञात है, ये लोग भी इतने शातिर हैं कि हम इनको परमात्मा ही बोल सकते हैं। परमात्मा को समझाने के लिए आज तक कितने शास्त्र लिखे गए, अलग अलग तरीके से लोगों ने लिखे, लेकिन मूल उसका उद्देश्य एक ही है, लगभग सबका सार मिल जाता है।
उसी तरीके से मैं चाहता हूं कि एक ऐसा FAQ तैयार हो कि जो भी व्यक्ति इसको समझता है या समझ चुका है या समझना चाहता है, उन सब के काम आ सके। जो समझना चाहता है उसे समझाने के, जो समझ चुका है उसे दूसरों को समझाने में, और जो बहुत समझ गया, सब कुछ क्लियर है, वो इसको एडमिनिस्ट्रेशन तक ले जाने में, इसके संबंध में अदालत में रेट याचिका दायर करने में, ये सारी चीजों में जो है वो काम आ सकता है। तो फिलहाल ये मैं आज के विषय में चीजें लेके आया हूं। मुझे आपसे कोई मदद नहीं चाहिए, ना मुझे पैसा चाहिए, ना मुझे आपसे कोई मैन पावर चाहिए। आप सिर्फ क्वेश्चन दीजिए, बाकी खेल हम करते हैं, जैसे भी कर सकेंगे हम कर लेंगे। तो आपसे मुझे सिर्फ क्वेश्चन की दरकार है, और मुझे उम्मीद है कि इतना काम तो आप कर ही सकते हैं कि एक क्वेश्चन होगा आपके अंदर, वो जो भी हो उसको भेजें, उसको हम इकट्ठा करेंगे। लेकिन कुछ लोग क्वेश्चन ऐसे करते हैं, एक क्वेश्चन भेजा, फिर थोड़ी देर दूसरा आता है, सर जवाब दीजिए ना, फिर उसके बाद नहीं उनको कुछ बोलो, लो सर आप जवाब ही नहीं दे रहे। तो भाई मैं फ्री नहीं बैठा हूं, जिंदगी में और भी गम है कोरोना के सिवा, खाना है, पीना है, मौज मस्ती है, वीडियो बनाने हैं, वीडियो बनाने से पहले ये सब सेटिंग करनी होती है, बहुत बहुत सारी दिक्कतें हैं। हम आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए गुलाम या बाध्य नहीं है। आपके प्रश्नों के उत्तर हम देना चाहते हैं क्योंकि हमें इस समय तकलीफ है, और वो तकलीफ तुम्हारे मरने की नहीं, ये बात ध्यान रखना। मुझे वो तकलीफ नहीं है कि तुम मर रहे हो, मुझे तकलीफ है कि इंसानियत मर रही है। कल मैं भी नहीं रहूंगा, तुम भी नहीं रहोगे, शरीर तुम्हारे और मेरे किसी के नहीं रहेंगे, लेकिन एक इंसानियत है जिसके संबंध में मैं सोचता हूं, अगर आज मैं अपनी जिंदगी में अपने अंदर से इंसानियत खत्म कर लूं तो मैं खुद कहता हूं कि मैं सुसाइड करना चाहूंगा। तो इंसानियत मर रही है, जिसका दर्द है, जिसके दर्द के लिए हमें काम करना है, बिना ये सोचे कि कल हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। हम रहे ना रहे, इंसानियत रहेगी। क्योंकि यदि कभी हम हिंदू धर्म को मानते हैं, किसी फिलॉसफी को मानते हैं, हम दोबारा भी इस पृथ्वी पे आए, बिना इंसानियत के जी के क्या करोगे। प्रणाम।